हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग अपनी कॉम्पिटिशन साइंस में बायोलॉजी के तहत आज पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान, जिसे आप बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिस पे काफ़ी मज़ा भी आने वाला और काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, तो जिनको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो छोटी सी परिभाषा हमने वनस्पति विज्ञान की लिख रखी है। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन, ठीक, क्रियाकलाप मतलब फंक्शंस की स्टडी को ही आप वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहेंगे। तो कुछ खास नहीं हो, तो आपको पता है कि पेड़ पौधों का अध्ययन ही बॉटनी कहलाता है। अब सीधी बात होती है भैया पादपों के वर्गीकरण की। तो पादपों का जो वर्गीकरण हम लोग याद रखते हैं वो मुख्यतः किस व्यक्ति का है, तो इसको आपको याद रखना है, ये एकलर साहब का है। ठीक है, तो एकलर वो अपनी हिंदी वाला एकलर नहीं है, आइकल या एकलर, जो भी एकलर ही पढ़े आप। तो 1883 में इन्होंने वनस्पति जगत का वर्गीकरण दिया था, बॉटनी का इन्होंने क्लासिफिकेशन दी है। इनकी फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी हैंडसम गाय थे ये। ठीक है, तो इन्होंने वनस्पति जगत का वर्गीकरण दिया था। तो एकलर यहाँ पे बस इस वाले पेज पे केवल आपको एक फैक्ट ये मिल गया है, सामने आ रहा है कि एकलर साहब ने वनस्पति जगत का वर्गीकरण दिया, जो कि आपको याद है। तो क्या याद है, तो ये याद हम लोग को पादप जगत या फिर अपना जो प्लांट किंगडम है उसको उन्होंने सबसे पहले बांटा अपुष्पोभिद और पुष्पोभिद में। ठीक है, तो जो अपुष्पोभिद पौधे हैं, मतलब इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि अपुष्पोभिद, अर्थात इनके पास पुष्प नहीं होंगे। पुष्प आ लगाए मतलब नहीं होंगे। क्रिप्टोगैमी प्लांट, ठीक है, तो उसके तीन प्रकार ने क्या माने, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, या फाइटा लगा दो तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और आगे जाके थैलोफाइटा जो हैं उनको भी आप तीन भागों में बांट देंगे, तो शैवाल, कवक और जीवाणु। ठीक है, तो ये शैवाल, कवक और जीवाणु को भी यहाँ पे क्या माना उन्होंने, प्लांट माना, क्योंकि बहुत से जीवाणु ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए उनको पौधे के साथ में रख दिया उन्होंने। अब दूसरा जगत कौन सा था हम लोगों का, पुष्पोभिद, मतलब फेनोलोगैमी, जिनमें पुष्प होंगे। अब पुष्प होने के आधार पे उनके पास बीज भी होंगे, तो कुछ बीज होंगे उनके नग्न बीजी और कुछ बीज होंगे उनके आवृत्त बीजी। नग्न बीजी मतलब उनके बीज अपने आप में खोले होंगे, उनके ऊपर कोई लेयर नहीं मिलेगी, जिनको आप इंग्लिश का नाम ही ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो जिम्नोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, और जिम में मोस्टली लोग कैसे रहते हैं, नग्न टाइप के, तो इसका तो कम नहीं याद बना रखा है कि जिम्नोस्पर्म मतलब नग्न बीजी, मतलब जिनके बीज के ऊपर कोई खोल वगैरह नहीं मिलेगा। और दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा आपका, आवृत्त बीजी मतलब एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब जो आवृत्त बीजी हैं वो भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। थोड़ी सी एक चीज़ आप लोगों को बता दें, कुछ किताबें जो हैं आजकल पादप जगत में पुष्पोभिद और अपुष्पोभिद की जानकारी नहीं देते हैं, वो सीधा यहीं से कहानी शुरू कर देते, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, और यहाँ पर ट्रेडो की जगह पर सीधे लिखते ट्रैकियोफाइट। ठीक है, तो उस स्थिति में वो लोग इस अपने ट्रैकियोफाइट के अंदर ही सीधा नग्न बीजी और आवृत्त बीजी शुरू करते हैं। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं सीधा आप लोगों को, तो बस ये याद रखना है कि पौधों का कुछ ऐसा वर्गीकरण होता है। आप सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि थैलोफाइटा में मुख्य रूप से कौन आते हैं, तो आप ये तीन बोलेंगे। ठीक है, और पुष्पोभिद में कौन आएंगे, तो मुख्य रूप से पुष्पोभिद, तो ज़्यादा क्वेश्चन ही बनता है, सीधा बनता है कि ट्रैकियोफाइट्स में। तो इसी को कुछ किताबों की यदि हम लोग बात कर लें, तो कुछ किताबें जो हैं आपकी पुष्पोभिद वर्ग की जगह पे, मतलब सीधे मतलब ये वाले वर्गीकरण को वो लोग नहीं देते हैं। इस टेरिडोफाइट की जगह पे वो लोग ट्रैकियोफाइट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ट्रैकियोफाइट, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। फिर ट्रैकियोफाइट का वो लोग वर्गीकरण करते हैं इन दो भागों में। ठीक है, और तीसरा भाग उसका ये लिखा रहता है। ठीक है, तो हम लोग सीधा जब पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो सीधा लिखा मिलेगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। और ट्रैकियोफाइटा के तीन आपको वर्गीकरण मिलेंगे, एक टेरिडोफाइटा, फिर एक आपका जिम्नोस्पर्म और दूसरा मिलेगा आपको एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म कितने प्रकार का, दो प्रकार का। तो इसमें यदि आपको छोटे मोटे डाउट हैं तो हमसे भी संपर्क कीजिए। आप लोग थोड़ा सा बस अपने आप में अवेयरनेस बढ़ा दें, ताकि यदि कभी पढ़ते समय डाउट मिले तो हमने ऐसे बता देते। कुछ किताबें स्पर्म में देती हैं, कुछ किताबें यानी इन दोनों का यूज नहीं करती, सीधा थैलो, ब्रायो और ट्रैकियो। और ट्रैकियो के अंदर ही वो किसको, ट्राइडो को और नग्न बीजी को मानती हैं, नग्न बीजी और आवृत्त बीजी को मानती हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कुछ हमने आपको जो समझाया वो आपके दिमाग में गया होगा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये सब। बस आपको तो ये याद रखना है कि थैलोफाइटा में ये तीनों आते हैं और आवृत्त बीजी में ये दोनों आते हैं। बीज कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, नग्न और आवृत्त बीजी। तो इन पे आपको ध्यान देना है। ऊपर का वर्गीकरण तो अलग अलग किताब अलग प्रकार से मिलने के कारण डाउट में बना रहता है। तो अभी हाल तो आप लोग इसी वाले को ज़्यादा अच्छा माने, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन दिख रहा है। तो जो अपुष्पोभिद या क्रिप्टोगैमीज थे,
तो उसकी कहानी क्या बनी, नाम से ही काम सिद्ध हो रहा है कि इस वर्ग के पौधों में पुष्प और बीज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इन्हें आप निम्न समूह में बांट सकते हो, निम्न समूह वो आपको आगे को देखने को मिलेंगे। सबकी पिक्चर में डाल रखी है वैसे, तो कुछ खास यदि आपको देखने में अच्छा लगता तो आप देख देख के थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारे थैलोफाइटास हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हम लोगों ने पढ़ा है थैलोफाइटा, तो वनस्पति जगत का ये सबसे बड़ा समूह है। ठीक, तो थैलोफाइटास होते हैं वो वनस्पति जगत के सबसे बड़े समूह के रूप में देखे जाते हैं। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय, जिसको इंग्लिश में क्या होता है, थैलस, थैले की भांति मुलायम होता है, एकदम सुकाय होता है। अर्थात पौधों में जड़, तना, पत्ती आदि चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग इनका समूह, इनका शरीर जो है सीधा इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा, उसमें कुछ अलग से जड़, तने, पत्ती देखने को नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, और इनमें कोई प्रकार से संवहन ऊतक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ट्रांसपेरेंटरी टिश्यू भी नहीं होगा, मतलब चीज़ें जो हैं यहाँ से वहाँ बह के नहीं जाएंगी, संवहन नहीं होगा थैलोफाइटास में। ठीक, तो थैले हम लोग के पास होते हैं। थैले कैसे होते हैं, मुलायम, तो उनका शरीर एकदम पूरा मुलायम होता है, सुकाय होता है। ठीक है, और उसके कोई विभाजन देखने को नहीं मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, उनके पास संवहन ऊतक भी नहीं होता है। तो थैलोफाइटास के उदाहरण की बात करें तो थैलोफाइटा में आप किस किस को रखोगे, तो ये थैलोफाइटा के उदाहरण तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं, इसके उदाहरण निम्न हैं। तो वो उदाहरण ने इसी निम्न तो बोल रहा है आपसे, पर निम्न मतलब यहाँ नहीं है, नीचे की स्लाइड्स पे है। ठीक है, तो थैलोफाइटा का सबसे फेमस उदाहरण किसे मानोगे आप, शैवाल को। आगे जाके हम लोग, चलो पीछे थोड़ा सा और लिख दे, थैलोफाइटा के उदाहरण पीछे आपने लिखे तो थे ही, जब हमने वर्गीकरण पढ़ा था। तो शैवाल, कवक, जीवाणु, और कुछ किताबें विषाणु भी मानती हैं। ठीक है, इस पे मैं स्टार लगा देते, टिन वाला ब्रिटानिया का। तो उदाहरणों की चर्चा अब करेंगे थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत। तो शैवालों के अध्ययन को आप फाइकोलॉजी कहोगे। ठीक है, शैवाल, द स्टडी ऑफ एल्गीज इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। अब शैवाल जो है प्रायः पर्ण हरित युक्त। ठीक है, शैवाल आपको पता ही, भैया हरे हरे होते हैं, और पर्ण हरित का मतलब क्लोरोफिल, और युक्त मतलब इनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ठीक, संवहन ऊतक रहित, पर इनके पास संवहन ऊतक नहीं होगा। संवहन का मतलब एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मरी टिश्यू, मतलब चीज़ों को या पोषक पदार्थों को यहाँ से वहाँ ले जाने वाली चीज़ इनके पास नहीं होगी। इनका पूरा का पूरा शरीर क्या करेगा, इनका पूरा का पूरा शरीर जो है प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपना खाना बना के अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करेगा। ये आत्मपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब स्वयं खाना बना पाएंगे। इनका शरीर भी कैसा होगा, सुकाय, क्योंकि ये तो क्या है, थैलोफाइटा है, इनका शरीर भी सुकाय सादृश होता है। तो आगे बढ़ना हम पसंद करेंगे अब। तो अब कुछ लाभदायी शैवालों के उपयोग पढ़ लें। तो शैवालों के लाभदायक उपयोग है, लाभदायक शैवाल की बात करें तो बहुत से शैवाल रहती है। शैवाल का हम व्यवहारिक नाम बोलना भूल गए आपसे। तो शैवालों को आप व्यवहारिक अपने भारत में मुख्य रूप से इसको हम लोग काई के नाम से जानते हैं। कि हम लोग देखते हैं ना घरों में आसपास दीवारों पे अपने किसी भी चीज़ के ऊपर जो चिकनापन जो अपने आप दिखता नहीं जो हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग शैवाल कहते हैं। तो हमने गलती से कब आपको दिखा रहे थे आप लोगों, तो फिर से लिखा वही सही है। तो शैवालों को आप लोग किस नाम से जानते हैं, काई। जो हरी हरी परत तालाबों के ऊपर, झीलों के ऊपर जो हरी हरी परत जम जाती है वो काई की होती है। इसी प्रकार की काई की होती है, इसको हम लोग शैवाल बोलेंगे, एल्गी कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाते हैं, बाकी सब ठीक ठाक था। तो लाभदायक शैवाल जिसको आप खाएंगे, ठीक है, भोजन के रूप में क्या है, तो फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन और लेमिनेरिया। ठीक है, तो हम लोग जो चीज़ें खाते हैं उनको फोड़ देते हैं, फिर अरेबा अरेबा करते हैं, आसन पर बैठ के खाते हैं, और कई बार तो लेमिनेशन भी करते हैं, और साथ में नाश्ता भी करते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, तो ये जितने भी हमने आपको भी तुक्के बनाने की कोशिश की है, इन सारे के सारे शैवालों को आप खाएंगे। बस अच्छी बात, अभी आगे जाके ये भी पढ़ोगे आप कि कुछ शैवाल ऐसे हैं जो भोजन के रूप में भी उपयोग होते हैं, और साथ में कुछ का उपयोग आप लोग दवाई के रूप में भी कर लोगे। बाकी ये मोस्टली फोड़ के खाना है, अरेबा करना है, आसन पर बैठना है, लेमिनेशन में लेके आना है आपको, और नाश्ता करना है, ये सारे भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। अब आयोडीन, तो शैवालों से भैया आयोडीन भी बनता है। ये वाली कहानी थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयोडीन भी आप बनता है मतलब निकाल प्राप्त करते हो, ना कि बनता है। तो शैवाल से भी आप आयोडीन प्राप्त करेंगे, जिसमें किस किस से प्राप्त करेंगे, लेमिनेरिया देखिए ऊपर भी था यहाँ भी था, मतलब लेमिनेरिया खाओगे आयोडीन आपको अपने आप मिलेगा। फिर फ्यूकस और एक लोनिया,
तो मेनली क्वेश्चन तो लेमिनेरिया से बनते हैं। तो लेमिनेरिया जो है आयोडीन का मेन स्रोत है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लेमिनेरिया, उसके अलावा फ्यूकस और एक लोनिया से भी आपको आयोडीन प्राप्त होगा। बनाना थोड़ा सा गलत लिखा है तो हम बोलेंगे आयोडीन प्राप्त करने में, ठीक है। तो खाद के रूप में, खाद मतलब क्या होता है, वही आपका फर्टिलाइजर। तो खाद के रूप में तो नास्टाक, एनाबीना और कैल्प, तो ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नास्टाक और एनाबीना, इनका उपयोग हम लोग खाने के साथ साथ खाद के रूप में, मतलब अपनी फसलों के ऊपर मिट्टी के ऊपर डाल देंगे तो खाद का काम भी करेंगे। हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मिट्टी का निर्माण कौन करते हैं, तो आप बोलेंगे सर शैवाल करते हैं, एल्गी करते हैं, ठीक है। तो वो खाद का काम भी करेंगे, मिट्टी भी बना डालेंगे साथ में। औषधियाँ बनाने की बात होगी तो हम लोगों को पता है करेला औषधि के समान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर करेला ना कि क्लोरेला लिखा है, तो औषधि बनाने में आप क्लोरेला का यूज करोगे। और क्लोरेला से कौन सी औषधि निकलेगी, तो आप नाम देंगे उसको क्लोरेलिन। और ये क्या है क्लोरेलिन, एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है, ठीक है। और साथ में लेमिनेरिया फिर से लौट के आया है। लेमिनेरिया से आप टिंचर आयोडीन बनाएंगे। और टिंचर का उपयोग क्या होता है, बहते हुए खून को रोकने में, रक्त का थक्का जमाने में। तो लेमिनेरिया आपने देखा 3 जगह आयोडीन तो बनेगा ही, फिर से वही लिखा हुई है वैसे यहाँ पर टिंचर आयोडीन। तो इसकी सतह से आप टिंचर बनाएंगे जो घाव की सफाई में और साथ में खून के बहने को रोकने में यूज होता है, ठीक है। और क्लोरेलिन एक प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है। अनुसंधान कार्यों में, मतलब जहाँ पे आप इनके साथ में ऑब्जर्व, मतलब क्या बोलते हैं, रिसर्च वगैरह करेंगे, दवाइयाँ बनाएंगे, तो फिर से भैया औषधियों पर अनुसंधान होना कोई बड़ी बात तो है नहीं है। तो यहाँ पर भी क्लोरेला लौट के आया है। एसिटाबुलेरिया, तो हम लोग देखते हैं अनुसंधान में काफ़ी सारे बुलबुले निकलते हैं, तो एसिटाबुलेरिया और बेलोनिया, ठीक है। ये 3 शैवालों का यूज हम लोग काहे में करेंगे, अनुसंधान में। तो उनको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने गोले लगा रखे हैं, इसका गोला हटा देते हैं, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसंधान के कार्य के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है। ये भोजन वाले सारे इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे आयोडीन में ये बस इंपॉर्टेंट था। खाद के रूप में ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है कि नास्टॉक वैसे ऊपर भी आ चुका है। एनाबीना ज़्यादा आता है परीक्षाओं में, इसके अलावा तो क्लोरेला से क्लोरेलिन ज़्यादा आता है, और वहाँ से टिंचर भी आपको याद रखना है, और यहाँ से फिर से क्लोरेला। तो कुछ खास नहीं, एक ही नाम बार बार आ रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि एक ही चीज़ को हम लोग सब जगह यूज कर सकते हैं। तो जो क्लोरेला नाम का शैवाल है उसको अंतरिक्ष यान में, मतलब अपने स्पेस सैटेलाइट्स में या फिर स्पेस व्हीकल में, ठीक, क्लोरेला नाम के शैवाल को अंतरिक्ष यान में कैबिन की हौज, मतलब जो भी कैबिन होता है उसका कैबिन की हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है या होते हैं। मतलब हम लोगों को पता है कि जब आपको महीनों तक अंतरिक्ष यान में, अपने अंतरिक्ष में रहना है, तो आप अपने अंतरिक्ष यान में किसकी खेती करेंगे, ताज़ा खाना दिया आपको रोज़ चाहिए है। तो आपने जो कि ऊपर खाने में नहीं लिखा है बल्कि काहे में लिखा, औषधियों में, अनुसंधान कार्यों में, कौन, क्लोरेला। इसलिए इसको अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाएगा, स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाएगा, जिससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, मतलब प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा, पानी भी मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी। फिर ना तो आपको अलग से मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, या फिर बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और पानी भी आपको मिल जाएगा खाने के साथ साथ, और प्रोटीन युक्त खाना मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी में सभी प्रकार की क्रियाएं आसानी से चलती रहेंगी। तो क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी आप लोग जानोगे। तो इसको फैक्ट को भी याद रखें, काफ़ी परीक्षाओं में आ चुका है और फिर से आने के चांस बने रहते हैं। अब हम लोगों का शैवाल के बाद दूसरा हम लोगों का क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा, जिसका नाम क्या है, कवक या फंगी या फंजाई पढ़ते हैं इसको कुछ लोग। तो इसके अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। इसके अध्ययन को क्या कहना है, माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। अब कवक जो है पर्णहरित रहित होगा, ठीक है। पिछले में लिखा था युक्त, आप लोगों ने देखा कवक या फंगी जो होती है मुख्यतः सफ़ेद कलर की होती है। सफ़ेद कलर का मतलब उसके पास हरा रंग तो नहीं है, हरा रंग नहीं है अर्थात उसके पास क्लोरोफिल भी नहीं होगा, अर्थात रहित होगा, तो इट विल बी क्लोरोफिल लेस, तो उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। सकेंद्रीय होगा, मतलब इसके पास केंद्र तो होगा इसकी सेल के अंदर, ठीक है। संवहन ऊतक रहित, तो इसके पास, क्योंकि थैलोफाइटा में तो अपने ये कॉमन वर्ड पढ़ा है कि इसके पास संवहन ऊतक नहीं होंगे, तो इसके पास भी संवहन ऊतक नहीं होंगे। संवहन ऊतक नहीं होंगे अर्थात इनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेगी, तो इनकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है अवशोषण के द्वारा भोजन बनाती है, फिर प्राप्त करती है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कवक, जिनके पास संवहन ऊतक नहीं होते हैं। तो कवक के भी कुछ हम लोग उपयोग, और शैवाल में तो देखा हम लोगों ने कि शैवाल मुख्यतः लाभदायक ही थे, लेकिन जो कवक होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं, ठीक है।
तो कवक में कब हम लोगों को पता है कि कवक के रूप में हम लोग मशरूम वगैरह खाते भी हैं या फिर कई प्रकार की कवक खाई जाती है। बाकी मोस्टली हमने मशरूम सुना है कि लोग मशरूम खाते हैं, और मशरूम भी एक प्रकार क्या है, कवक है, जिसको आप कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं। ये चित्र आप लोग सामने बना देख रहे हैं, ठीक है। तो जो कवक है, तो हम लोग जिससे जो भोजन प्राप्त करते हैं वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजेन। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लाइकोजेन जो है हमारी बॉडी में जब हम लोग एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन में कन्वर्ट होके, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होके लीवर या यकृत में संचित रहता है। तो एक क्वेश्चन सीधा बनता है कि लीवर के पास संचित रहने वाला कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का नाम क्या है, तो आंसर लगाएंगे ग्लाइकोजेन। तो वो किसके पास भी होता है, तो आप बोलेंगे कवक के पास भी होता है। ये वाली चीज़ तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे कि कवक अर्थात इनकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल इसकी बनी थी कासे कवक और कासे काइटन की, जो कि कैल्शियम का एक आपका कहने को यौगिक है या कंपाउंड है। अगला पॉइंट क्या लगा, कवक जो है पौधों में एक ही इसका उपयोग बस खाने के रूप में, बाकी इसके अलावा इसका मेन काम होता है रोग उत्पन्न करने में। तो कवक जो है पौधों में ज़्यादा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग सीधे एक क्वेश्चन भी बनता है कि किसानों का दुश्मन या फिर किसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है, तो आप कवक लगाएंगे, क्योंकि कवक जो है पत्तियों पर बीजों पर लग के आसानी से चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। इसलिए कवक जो है पौधों को या फसलों को आसानी से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो कवक जो है पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। और सबसे अधिक हानिकारक कवक के नाम क्या फेमस है हम लोगों के बीच में, रस्ट और स्मट, ये कॉमन कवक के नाम हैं, ठीक है। तो रस्ट और स्मट जो हैं पौधों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सीधे लिस्ट बना दी है आगे जाके कि पौधों में कवक के द्वारा होने वाले रोग कुछ निम्न हैं। तो सबसे नंबर 1 पर लिखा हमने सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग। तो सरसों पे इस प्रकार सफ़ेद पाउडर सा आ जाएगा, धीरे धीरे वो पत्तियों को छेद करके ख़त्म कर देंगे। सबको पता है जब पत्तियाँ प्रभावित हो जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में ही होता है, और जब प्रकाश संश्लेषण होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो पौधा जो है कई प्रकार की बीमारियों से त्रस्त होकर अपने सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा, शायद मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए। तो सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग ये मुख्यतः पत्तियों पर ही देखने को मिलेगा, चित्र भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर गेहूं का ढीला स्मट, ढीला भाई गेहूं की जो बाली ढीली पड़ जाएगी और उसके ऊपर स्मट लग जाएगा। तो ये सब सारे के सारे जो होते हैं मुख्यतः उनको चूर्ण में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। किसी भी चीज़ को कवक जो है किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ जाएगी, उसके सारे पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेगी और धीरे धीरे वो चूर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक आता है ये गेहूं का किट्टू रोग, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका हमने तुक्का भी बना रखा है याद करने के लिए। हम लोग भैया घर में रोटियां खाते हैं, अपने बुंदेलखंड में हमने सुना है कि रोटियां खाते हैं, रोटी की क्या कट्टू बनाते हैं, और रोटी काय की बनती गेहूं की। तो गेहूं का कट्टू नहीं किट्टू रोग है यहाँ पे। बाकी तो गेहूं में किट्टू रोग भी किससे होता है, कासे किट्टू कासे कवक से होता है। फिर आलू की अंगमारी, तो इसका भी तुक्का हमने बनाया क्योंकि ये भी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आलू ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ते हैं, मतलब मोटा मतलब अंग आपके कैसे होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आलू को ही क्या लग जाएगी, जब अंगमारी रोग लग जाएगा तो आलू बेचारा मर जाएगा। तो आलू की अंगमारी, तो अंग ज़्यादा मोटे होते हैं किससे, आलू से। तो आलू का अंगमारी रोग, इसमें तो कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है गन्ने का लाल अक्षय रोग या फिर रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो गन्ने पे हम लोगों ने देखा कि ये जब हम लोग गन्ना अंदर से देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद इस प्रकार से लाल लाल हो जाता है, तो ये भी किसके कारण होता है, कवक के कारण। सबसे ज़्यादा रोग कवक से ही देखने को मिलेगा, उसके बाद जीवाणु से भी देखने को मिलते हैं वैसे। तो गन्ने का लाल अक्षय या फिर रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है, ठीक है। मूंगफली का टिक्का, तो मूंगफली की टिक्की बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टिक्का रोग उसको खुद लग गया है। तो मूंगफली का टिक्का रोग ये भी जाके पत्तियों को प्रभावित करता है, जिससे मूंगफली फिर आपको उतनी अच्छी क्वालिटी की देखने को नहीं मिलेंगी और खाने में भी टेस्टी नहीं आती। हम लोग देखते हैं कई बार कि खाते मूंगफली का दाना तो बड़ा है लेकिन टेस्ट नहीं है, तो उसमें इसी प्रकार के रोग लग जाते हैं। अगला भैया आलू का मस्सा रोग। तो आलू में भैया इस प्रकार से देखिए बहुत सारे मस्से से निकल आएंगे और आलू बेचारा परेशान हो जाएगा, इसको फिर कोई यूज नहीं करेगा। तो आलू का मस्सा रोग। फिर धान की भूरी अर्धचित्ती या फिर ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, तो भैया धान को भी परेशान करेगा और धान पर इस प्रकार से भूरी भूरी निशान आपको देखने को मिलेंगे। ये भी कौन, इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, तो सेम हमारा कवक जिम्मेदार है, ठीक है। तो धान की चित्ती ढेर लगे हैं लोगों के। तो आलू का पछेला अंगमारी रोग, तो आलू के पास पछेला, तो आलू के पास इस प्रकार से रंग बिरंगे स्पॉट बन जाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे आलू का पछेला अंगमारी रोग। और वो आलू उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं बचेगा, उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो आलू का पछेला अंगमारी रोग भी कौन फैलाएगा, तो हमारा कवक ही फैलाएगा। तो प्रांकुरों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सीडलिंग्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्प्राउट्स के नाम से भी जानते हैं कभी कभी। तो प्रांकुरों का डंपिंग रोग, ठीक है, डैम्पिंग ऑफ
सीडलिंग्स या सीडिंग्स, तो भैया जिसमें क्या होगा, नीचे यहीं पे जहाँ से इनका अंकुर नीचे से ज़मीन से बाहर निकल रहा अंकुर हो रहा होता है, उसी पे जाके इसका कवक बैठ जाएगी, उनकी जड़ों को या उनके प्रांगणों को गला देगी या फिर खा जाएगी, जिससे फिर पौधा आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो बेचारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा आलू में 3 रोग थे, धान में भी कौन सा चित्ती रोग था, लाल जो गन्ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गन्ने का लाल या फिर लाल स्पॉट या रेड रॉट ऑफ शुगर केन, तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे रोग किससे हो रहे थे, कवक से हो रहे थे। तो इनको एक बार आप लोग रिवाइज़ कीजिए क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ मानव रोग, कवक के मानव में होने वाले रोग। तो ज़्यादा नहीं 4-5 रोग ही हैं। तो दमा, तो रोग में जो दमा पहला रोग है दमा, ठीक है। तो दमा किससे होगा, तो इसमें कवक के नाम भी आपको याद रखने पड़ते हैं। दमा सामान्यतः हम लोग के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। खांसी का ही बड़ा रूप, इंग्लिश वर्ड मुंह पे आ नहीं पा रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप कर सकते हैं कि दमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सलमान खान की मम्मी को था कौन सी पिक्चर में, वांटेड पिक्चर में देखा हम लोगों ने, श्री सिंह ने उसको जाके मतलब जब परेशान किया था। हमें भी हल्के से खांसी के अटैक आ रहे ना कि दमा के। तो वापस आते दमा की चर्चा करो। दमा भैया श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी है, ठीक है। और इससे गला में सूखापन आएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। और उसके लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। फ्यूम मतलब क्या होता है, देखो तो इस वाले शब्द को पकड़े आप। तो फ्यूम मतलब होता है धुआं, और धुएं में क्या होता है, हम को खांसी आती है। खांसी का बड़ा रूप ही एक प्रकार से क्या मानते हैं, दमा मानते हैं। बाकी खांसी पूर्णतः बोलना सही नहीं है हमारे द्वारा, समझाने के लिए फ्यूम में आएगी खांसी, और खांसी किस में आती है, दमा में आती है, ठीक है। आगे चलते एथलीट फूड। एथलीट फूड जो है जिसको हम लोग एथलीट फूड कहाँ पे हो, एथलीट फूड हम गलत पढ़ रहे हैं तो फिर से सही पढ़ते हैं। एथलीट फूट या फुट, तो ये पाँव में होगा या फिर हाथ उंगली वगैरह में, तो उंगली वगैरह के जो बीच के भाग होते हैं वहाँ पे आपको गलन देखने को मिलेगी, गलने टाइप का लगेगा, खुजली भी होगी शुरुआत में। तो वो उस वाले रोग को हम लोग बोलते हैं एथलीट फूड। और ये कहाँ होगा, टैनिया पैडिस। तो मुख्यतः पाँव में होता है, तो पा से पाँव और पा से पैड पे, ठीक है। तो पाँव की उंगलियों में होता है टैनिया पैडिस। तो खास तो जहाँ तहाँ वहीं होती है जहाँ खास का पसीना ज़्यादा आता है। तो खांस जो है वो यानी खाज जो है वो किस वाले जब कवक से होगी, तो एक्केरस इसके बीच। तो हमारी पूरी बॉडी को हम लोग लगेगा स्क्रबर से खुजा दें या खुजला दें, ठीक है। तो खाज जो है एक्केरस इसके बीज नाम के कवक से होगा। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं इसलिए हमने तुक्के से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गंजापन जो बाल झड़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी जिम्मेदार क्या है, कवक है भैया। ये भी आपको याद है, जो रूसी हम लोग देखते हैं ना, जिसको आप लोग डैंड्रफ कहते हैं, तो वो सब भी सफ़ेद होता है, किसकी भांति, कवक। तो वो भी कवक ही है, बल्कि भांति बोलना गलत हो जाएगा। तो गंजापन टीनिया कैपिटिस के कारण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं कि जब गंजापन हो जाएगा तो बहुत बड़ा कैपिटल एरिया सिर पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो टीनिया कैपिटिस भी कवक के कारण होता है। दाद जो मुख्यतः चकते रिंग्स के रूप में मिलता है, इसको रिंग बॉम्ब भी बोलते हैं हमारे ख्याल से। इसका इंग्लिश वर्ड भी नहीं आ रहा मुँह पे, तो इसको भी आप लोग कमेंट कीजिए कि दाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। रिंग तो कुछ बोलते हैं, ठीक है, रिंग बॉम्ब वगैरह। तो दाद जो है वो किसके कारण होगा, ट्राइकोफाइटोन लेस कोसै। तो थोड़ा सा टफ नाम है। तो ट्राइकोफाइटोन लेस कोसै के कारण क्या होगा, दाद नाम की बीमारी होगी। तो ये 5 रोग जो हैं जो हम लोगों के शरीर में कवक के कारण होते हैं, मानव शरीर में कवक के कारण होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। इन 5 को आप तो थोड़ा सा रिवाइज कीजिए क्योंकि 5 के 5 इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कवक के बाद जीवाणु, जो कि तीसरा थैलोफाइटा माना जा रहा है हम लोगों के अनुसार। तो जीवाणु है बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 मतलब 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक साहब ने जीवन का अणु खोजा था। और हम लोग जीवन, जिनमें जीवन होता है उन्हीं को हाँकते हैं। तो हाँक से आपको याद रहेगा जीवन का अणु, जीवाणु, ठीक है। इसीलिए अपने इनकी खोजकर्ता के कारण ही जीवाणु विज्ञान का पिता भी किसे कहोगे आप, ल्यूवेनहॉक को ही कहेंगे, ठीक है। अब जीवाणु लेकिन खोज तो उन्होंने की थी, लेकिन जीवाणु को जीवाणु नाम है, बैक्टीरिया नाम किसने दिया है, तो एहरेनबर्ग ने। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान देके याद रख सकते हैं कि एहरेनबर्ग ने जीवाणु को जीवाणु नाम दिया। बाकी मुख्यतः क्वेश्चन तो किससे बनते हैं, ल्यूवेनहॉक से ही बनते हैं। एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने जीवाणु के बारे में कि 1843-1910 ईस्वी के बीच में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा
जिसको आप लोग जहाँ तक तपेदिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कॉलरा को जहाँ तक पी लिया, भूल रहे, इसका भी हिंदी वर्ड अब भूल रहे हैं अभी हम, दिमाग थोड़ा कम चल रहा है सर्दी के कारण। तो कॉलरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज, ठीक है, तथा रोग का जन्म सिद्धांत जीवाणु के आधार पर ही किसने किया था? तो आप बोलेंगे रॉबर्ट कोच ने किया था। तो रॉबर्ट कोच ने, कॉलरा बीमारी भी आगे जाके पढ़ेंगे लोग, जीवाणु से होती है, तपेदिक जिसको आप टीबी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो बीमारियां हैं जीवाणु के कारण होती हैं। और साथ में रोग का जन्म सिद्धांत, भाई हम लोग जम्स लग जाएंगे ऐसा वैसा, तो जम्स को ही मुख्यतः क्या मानते हैं? जीवाणु मानते हैं। तो ये सारी बातें सबसे पहले किसने बताई थी? रॉबर्ट कोच साहब ने बताई थी, ठीक है। अब अगला फैक्ट एक और लिखा है कि 1812 से 92 के जीवन काल में लुईस पास्चर साहब ने रेबीज का टीका खोज के दिया। रेबीज जो कुत्ते को काटने से, मतलब कुत्ते के काटने के कारण होता है, ठीक है, रेबीज का टीका। तो ये भी जीवाणु संबंधी रोग है। और दूध के पास्चराइजेशन, ठीक है, दूध के पास्चरीकरण की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर साहब ने की थी। तो इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखें तो आपको रॉबर्ट कोच से संबंधी भी क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों ने जीवाणु संबंधी खोज करके दी, ठीक है, इसलिए इनके नाम भी थोड़े से फेमस रहते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है, फिर भी शेयर किया है हमने आपसे क्या कि आकृति के आधार पर जीवाणु के प्रकार, ठीक है। तो आकृति के आधार पर तो थोड़ा सा इजी तो फैक्ट है, इसलिए हमने इसको शेयर करने में ज़्यादा हिचक नहीं दिखलाया आप लोगों से कि छड़ बैसिलस या फिर छड़ाकार, मतलब इस प्रकार से लंबे लंबे छड़ के, जैसे तो आप बाजू में चित्र में देख सकते हैं कि लंबी लंबी छड़ के आकार में भी आपको क्या देखने को? जीवाणु देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरे लिखा गोलाकार या कोकस, तो जो नारियल का अपना टुकड़ा होता है, गोला होता है, उस आकार के भी क्या मिलेंगे आपको? जीवाणु देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये गोलाकार होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, इनकी जो साइज होती है कैसी होती है? सबसे छोटी होती है कोकस वाले। थोड़ा गति बढ़ाते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या नाम से ही काम याद रख लोगे आप। कॉमा के आकार का, तो कॉमा हम लोग कैसे लगाते हैं? इस प्रकार से छोटा सा कॉमा लगा देते हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहे हैं ये कॉमा ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे करके। तो कॉमा के आकार के भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? जीवाणु देखने को मिलेंगे, ठीक है। या इनको विब्रियो चिन्ह के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। विब्रियो अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार का उदाहरण। तो इसे विब्रियो शब्द से यहाँ पे बन जाएगा। विब्रियो कॉलरी एक उदाहरण है किसका? विब्रियो या कॉमा के आकार का जीवाणु का। सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल, तो सर्पिलाकार कैसे होते हैं? इस प्रकार से। तो हमने सर्प के जैसा बना दिया, ऐसा ऐसा बना दिया है, ठीक है। तो स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं कौन? जीवाणु। कौन से वाले? तो आप बोलेंगे सर्पिलाकार या स्पाइरलम जीवाणु। तो नाम से ही काम बना लोगे आप। विब्रियो का अर्थ भी हमने इंग्लिश भाषा में कॉमा होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम आगे बढ़ना जारी रखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है? पीछे हम लोगों ने देखा था भैया कि जो अपने कौन थे? लुईस पास्चर साहब, उन्होंने पास्चरीकरण की खोज की थी। और जो पास्चरीकरण है वो दो प्रकार से कर सकते हो। पास्चरीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो वो भी लिखा है यहाँ पे आपके लिए कि दूध को अधिक दिनों तक, अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसका हम लोग क्या कर देते हैं? पास्चरीकरण। और दूध का पास्चरीकरण जो है जन्म सिद्धांत पे जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो कभी कभी यही बनता है कि दूध के पास्चरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे जीवाणु निभाते हैं। और पास्चरीकरण करने के लिए आप दो विधियों का यूज कर सकते हैं। एक तो होता है ये LTH मेथड, मतलब लो होल्डिंग मेथड, ठीक है, लो होल्डिंग मेथड, जिसमें आपको दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट तक गर्म करते रहना है? 30 मिनट तक गर्म करना। तो काफ़ी लंबा टाइम है, ठीक है। तो इससे भी आपका दूध जो है काफ़ी लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा और आसानी से फटेगा या फिर ख़राब नहीं होगा। और दूसरी मेथड कौन सी? HTST मतलब हाई टेम्परेचर पर शॉर्ट टाइम मेथड, मतलब आपको टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रखना है लेकिन बहुत समय बहुत कम रखना है। तो 71.7 डिग्री सेल्सियस पर मात्र आप 15 सेकंड तक उसको क्या करें? गर्म करें, ठीक है। मात्र 15 सेकंड तक गर्म करें। तो इससे भी आपका दूध जो है काफ़ी लंबे समय तक ख़राब होगा। जो हम लोग देखते हैं ना कि पैकेट वगैरह में दूध जो पैक होकर बिकता है, वो लोग इसी मेथड का यूज करते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन समय कैसा लगता है? बहुत कम, और वो दूध काफ़ी लंबे समय तक ख़राब होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो ये हो गया भैया हम लोगों का क्या? दूध का पास्चरीकरण, जो कि दो प्रकार से हो सकता है। और जो दूध के पैकेट हम लोग यूज करते हैं उसमें मुख्यतः इस HTST मेथड का यूज करते हैं। अब जीवाणु तो आप लोगों ने पढ़े हैं भैया, काफ़ी काम के भी होते हैं। और बीमारियाँ तो हम लोगों ने पीछे थोड़ी बहुत चर्चा की है, आगे जाके और भी करेंगे जब हम लोग मानव रोग पढ़ेंगे। तो जीवाणु जो काम के उनकी चर्चा कर लें तो एक एनाबीना, ठीक है, ये कुछ हद तक मतलब शैवाल के जैसे भी होते हैं वैसे तो, एनाबीना और नॉस्टॉक,
तो ये सारे जो हैं नील हरे शैवाल के रूप में होते हैं, इसलिए इनको आप जीवाणु की कैटेगरी में भी पढ़ोगे और साथ में शैवाल की कैटेगरी में भी पढ़ेंगे, एल्गी की कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनाबीना और नॉस्टॉक या नास्टाक नाम के जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इनको आप नीले हरे शैवाल के नाम से भी जानेंगे आगे जाके। तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं वायुमंडल की N2 मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको थोड़ी सी बता दें कि हम लोगों की बॉडी या पेड़ पौधे भी जो हैं, भले हम लोगों को पता है कि सर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, तो आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन उस नाइट्रोजन का हम लोग सीधे उपयोग नहीं कर सकते। तो ये उस नाइट्रोजन को सीधा उपयोग करने की जो क्षमता है वो मुख्यतः किसके पास होती है? जीवाणुओं के पास होती है। ठीक है, जीवाणुओं के पास होती है, जिनमें कौन कौन मुख्य रहेंगे आपके? एनाबीना, नॉस्टॉक और भी नीचे लिखे हैं एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिकम तथा क्लस्ट्रीडियम। ये 4-5 जीवाणु जो हैं ये स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करते हैं और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एजोबैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोमोनास भी कुछ किताबें लिख देती हैं, पर नहीं लिखा है हमने। तो ये जो 4-5 जीवाणु हैं ये ज़्यादा क्या करेंगे आपका? तो ये सब जो है मुख्यतः दलहनी पौधों की, ये वाली कुछ कहानी भी आप लोगों ने पढ़ी, आगे जाके हम भी शेयर करेंगे कि दलहनी पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में संचित हो जाते हैं और ऊपर की वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं? अपने अंदर खींच लेते हैं और उसी वाली नाइट्रोजन से फिर आगे जाके प्रोटीन वगैरह बनता है, उसको फिर हम लोग खाते हैं, उसको फिर से हम लोग खाने के बाद फिर जब मलमूत्र का विसर्जन करेंगे तो वापस वो प्रकृति में चला जाता है। तो इतनी लंबी कहानी अभी सुनाने की जरूरत नहीं है। तो सीधी बात ये बोल रहे हैं कि प्रकृति में चाहे कोई जंतु हो चाहे पौधे हों, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इनको अवशोषित करने का जो गुण है, जिम्मेदारी है किसके पास है? जीवाणुओं के पास है, जिसमें से आपको एनाबीना, नॉस्टॉक, ठीक है, थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है पर ये भी करते हैं। उसके अलावा एजोबैक्टर, एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिकम और क्लस्ट्रीडियम, तो ये दो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट को गोला लगाते हैं हम ये फिर से। ठीक है, ये दोनों जो हैं थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण मतलब पौधों के अंदर नाइट्रोजन को संचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन ही जो है वो प्रोटीन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है और प्रोटीन से ही पूरी बॉडी बनती है। अगला फैक्ट क्या लगा? जीवाणु को भी अभी हम लोग काम पढ़ रहे हैं, मतलब उपयोगी काम पढ़ रहे हैं। तो चर्म उद्योग मतलब हम लोगों का लेदर क्या बोलते हैं इंडस्ट्री, तो चर्म उद्योग में चमड़े से बालों को और वसा को हटाने का कार्य भी किसके द्वारा होता है? तो आप बोलेंगे सर जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ की जो खाल है, किसी भी जीव की जो खाल है, खाल मतलब जो भी स्किन है, उस पर थोड़े बहुत रोम या बाल लगे होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वसा या फैट्स होता है। तो वसा या फैट्स होने के कारण वो जल्दी ख़राब हो सकता है, तो उसको हम लोग खींच के बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको ऊपर कुछ जीवाणु छोड़ देंगे, जीवाणु उस वसा को और बालों को खा के ख़त्म कर देंगे और हमारे पास प्योर लेदर बचेगा। तो इस वाली विधि को आप चमड़ा कमाना या फिर क्या कहते हैं इंग्लिश में टैनिंग, तो आजकल हिंदी में भी टैनिंग बड़ी लिखा आ रहा है इस प्रकार से। बस एक चीज़ है, टैनिंग किसकी सहायता से होता है? तो आपको याद रखना है जीवाणु की सहायता से, बाकी तो कहानी आपको याद रहेगी। तो टैनिंग होगी जीवाणु की सहायता से। अचार, मुरब्बे, शरबत जिनको आप लंबे समय तक प्रिजर्व करना चाहते हो, शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या फिर अधिक नमक में रखते हैं, जिससे क्या काम होता है? ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव संकुचन हो जाता है, तथा जीवाणु क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो एक सीधी कहानी यहाँ पे ये आपको बोलनी थी हमारे लिए कि जो भी भैया चीज़ें खराब होती हैं, मुख्यतः अचार, मुरब्बे, शरबत यदि खराब होती हैं तो उस पर आके कौन अटैक कर? जीवाणु अटैक कर देते हैं। तो जीवाणु के अटैक से बचने के लिए ही आप उनको या तो शक्कर की गाढ़ी चाशनी में रख देते हो या फिर उन पर बहुत अधिक नमक या मसालों का छिड़काव कर देते हैं, ताकि वो आसानी से ख़राब ना हो और उनको आप काफ़ी दिनों तक यूज कर सकें। ठीक है, तो जीवाणु जो है वो ख़राब भी करते हैं, तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए, उनकी खराबी से बचने के लिए आपको इन दोनों का यूज करना है। सेम हम लोग देखते सब्जियां जो आसानी से सड़गल जाती हैं, उनके ऊपर भी जीवाणुओं का अटैक हो जाता है। तो यदि आप चाहते हो भाई जीवाणुओं का अटैक हो लेकिन आप मतलब हमारी सब्जी बची रहे, तो हम लोग सब्जियों को कहाँ रखते हैं? शीत संग्रहार मतलब कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जहाँ पे न्यून तापमान मतलब अति न्यून लो टेम्परेचर पे चीज़ों को रखा जाता है। कितने से कितने पे? तो -10 से -18 डिग्री पर पदार्थों को रखा जाता है, ताकि वहाँ पे जीवाणु आते भी हैं तो जीवाणु खुद क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे और सब्जियों वगैरह पर अटैक या फलों पर अटैक नहीं कर पाएंगे। हमारी फल सब्जियाँ अधिक समय तक सुरक्षित रहेंगी। तो फ्रीज वगैरह भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं हम लोग घर की। तो जीवाणु के जो लास्ट के 2 थे वो थोड़े से हमने नकारात्मक उपयोग बताया, कोई जीवाणु जो है चीज़ों को ख़राब करते थे, उनसे बचने के लिए हम लोग ये सारे काम कर रहे थे। और दूध से दही बनना भी जो है वो भी जीवाणु ही काम करते उसमें, तो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख देते हुए दूध से दही का जमना, ठीक है, उसमें लैक्टिक एसिड जो बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनाने का काम कौन करते हैं? तो आप बोलेंगे सर जीवाणु ही करते हैं।
तो इसको भी आप याद रखें। तो अगला टॉपिक हम लोग चालू करते हैं। विषाणु थोड़ा सा इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने बोला है आप लोगों से कि जो विषाणु हैं उनको भी कुछ किताबें थैलोफाइटा के अंदर रखती हैं, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विषाणु जो है वो तो कुछ है ही नहीं है। आगे जाके हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि विषाणु की खोज जो है रूस के एक वैज्ञानिक थे, कौन, इवान बिस्की साहब, ठीक, इनने की थी, 1892 में की थी। उनने किस पे की थी, तो तंबाकू के मोजैक रोग पर इनने इसकी खोज की थी। तंबाकू की पत्तियों पर हल्के हल्के कुछ छिद्र पाए गए, तो उनने जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो इसके ऊपर कुछ तैर रहा था, फिर कुछ चल रहा था, उसको उनने वायरस नाम दे डाला। ठीक है, इनकी प्रकृति जो होती है, नेचर जो होता है, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार का होता है। मतलब ये जीवित अवस्था में भी पाए जा सकते हैं और मृत अवस्था में भी पाए जाते हैं। इसकी कहानी आपको आगे जहाँ तक लिखी मिलेगी। ठीक है, कि जो विषाणु होते हैं जब खाली पड़े तो निर्जीव अवस्था में, लेकिन जैसे ही किसी सजीव की संपर्क में आते तो उनमें अपने आप जीवन आ जाता है। अर्थात ये सजीव और निर्जीव दोनों अवस्था में रह सकते हैं और प्रकृति में बने रहेंगे। इसी कारण से इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु के निर्जीव होने के लक्षण, तो ये कोसा रूप में नहीं होते। हमने पीछे आपको जहाँ तक बताया भी था कि प्रकृति का एकमात्र ऐसा जीव या ऑर्गेनिज्म जो कोसा अवस्था में भी नहीं होता, मतलब जो सेलुलर स्टेट में भी नहीं है। ठीक है, मतलब सेल से भी कम विकसित है, सेल से भी छोटी चीज़ है, कौन, अपना वायरस है, विषाणु। इनको आप क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में भरकर लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, फिर जीवाणु के आक्रमण से भी बचा सकते हैं। ठीक है, यदि आपके घर में नमक शक्कर नहीं है तो आप किसी अपने अचार वगैरह के ऊपर बहुत सारे विषाणु को क्रिस्टल के रूप में छोड़ दीजिए, तो भी आपका पदार्थ लंबे समय तक बचा रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ना हम जारी रखते हैं। अब कुछ सजीव जैसे लक्षण, तो इनके पास न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन या फिर बाई मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो उनके पास न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, ये वाली बात आपको याद रखनी है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं। हमने पीछे ही बोला आपसे, जो सामान्यतः ये मरे पड़े जैसे पड़े रहते हैं, और जैसे ही पहुंचेंगे तो क्या करने लगे, एंजाइमों का संश्लेषण भी करने लगते हैं, तो बहुत सारे एंजाइम्स भी बनाएंगे। ठीक है, अब अगली कहानी हमने थोड़ी सी यहाँ पर लिखी हुई है, विषाणुओं के प्रकार। तो परपोषी प्रकृति के आधार पर, ठीक है, परपोषी मतलब हेटेरोट्रोपिक्स नेचर के आधार पर विषाणु जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे कौन आएगा, पादप विषाणु। ठीक, नंबर 1 पे आएगा पादप विषाणु, मतलब प्लांट वायरस। इसका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, देखो ऊपर न्यूक्लिक अम्ल तो होना है, तो इसका न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो मुख्यतः किस प्रकार का होता है, तो RNA प्रकार का। ठीक है, और जो हम लोगों का भी हम लोग बहुत दिन से सुनते हैं ना, कोविड-19 चर्चा जहाँ तक हम आपसे पीछे भी कर चुके हैं, तो कोविड-19 जो था वो किस प्रकार का पादप विषाणु का उदाहरण है। कोरोना वायरस किसका, पादप विषाणु का उदाहरण है। फिर जंतु विषाणु, इसमें DNA, जंतु मतलब अपने भैया एनिमल टाइप का वायरस है, जिसमें DNA भी होगा और साथ में थोड़ा बहुत मात्रा में RNA भी पाए, दोनों होंगे। तो हम लोगों के पास DNA RNA दोनों होते हैं, पादप के पास RNA बस होगा यहाँ पे। बैक्टीरियोफेज, जिसको इंग्लिश में केवल जीवाणु भोजी, तो ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं, मतलब केवल किसको खाएंगे, जीवाणुओं को बस खाएंगे, बाकी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। ठीक है, इनमें DNA बस पाया जाएगा, इसमें ना तो RNA, मतलब इसमें RNA नहीं होगा, दोनों भी नहीं होंगे, केवल क्या होगा, DNA होगा। जिस आधार पर आप अंतर कर सकते हैं, पादप के पास केवल RNA, ठीक है, जंतु के पास दोनों, बैक्टीरियोफेज के पास केवल DNA होता है। इसको उदाहरण क्या रखा, T2 फेज। और इसकी एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने भूगोल पढ़ रखी होगी कि गंगा नदी का जो पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता, उसका कारण भी क्या है, उसके पास बैक्टीरियोफेज प्रकृति के बहुत सारे विषाणु होते हैं जो उसमें बनने वाले जीवाणु को खा लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि जीवाणु जो होते हैं वो किसी भी जैविक पदार्थ को ख़राब कर देते हैं, तो पानी को भी ख़राब कौन करते हैं, जीवाणु ख़राब कर, जिससे पानी से बदबू आ जाती है, वो लिबलिबा चिपचिपा हो जाता है, तो वो जीवाणु के अटैक से ही होता है। तो उन जीवाणु को कौन खा जाएगा, आके बैक्टीरियोफेज नाम का विषाणु खा जाएगा। ठीक है, तो गंगा नदी का पानी इन जीवाणु बैक्टीरियोफेज के कारण ख़राब नहीं होता है। एक नोट डाला हुआ है यहाँ पे, देखते क्या काम का है आपके। जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है उसे आप रेट्रो विषाणु भी कह सकते हैं, मतलब प्लांट विषाणु को आप रेट्रो विषाणु भी कहोगे। तो R से RNA, R से रेट्रो विषाणु। तो ये जो अपने RNA बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस जो होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, पादप, जंतु और बैक्टीरिया। इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करें, और जिस विषाणु में RNA पाया जाएगा उसको आप रेट्रो विषाणु भी कह डालोगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने भैया विषाणु चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं। आगे जाके इनका अध्ययन हम लोग कब करेंगे, फिर से जब हम लोग मानव रोग पढ़ेंगे कि विषाणु के द्वारा मानव में रोग होते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग रिवीजन कीजिए, और कोई डाउट हो तो हमसे संपर्क कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक।